हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सभी की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा शानदार चल रही होगी और उसी शानदार पढ़ाई को और ज़्यादा शानदार बनाने के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी। सीरीज थी हमारी आर्ट एंड कल्चर की, जिसमें हम नितिन सिंघानिया बुक को कवर कर रहे हैं। चैप्टर हमारा चल रहा था लैंग्वेज, जिसमें हम काफ़ी मेजर पार्ट जो है कवर कर चुके हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा बचा हुआ कुछ पार्ट रह गया था उसको आज ख़त्म करेंगे और इस चैप्टर को भी इसके साथ में ख़त्म कर देंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कुछ हमें येलो बॉक्स में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है बुक में, उसको आज हम देख रहे हैं। नेशनल ट्रांसलेशन मिशन हमारी इंडिया ने लॉन्च किया हुआ है। क्या है ये मिशन, देखते हैं। नेशनल ट्रांसलेशन मिशन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम टू फैसिलिटेट हायर एजुकेशन बाय मेकिंग नॉलेज टेक्स्ट accessible to students and academics in Indian languages। ये मिशन क्यों लाया गया है? ये मिशन इसलिए लाया गया है जिससे कि जो हायर लेवल पर हम जो एजुकेशन पाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, अटेन कर सकते हैं। कैसे? जो भी इंडियन लैंग्वेज में जो भी नॉलेज है, जो भी टेक्स्ट है, जो ऐसे लैंग्वेज में है जिसको हम नहीं समझ पा रहे हैं, उन सबको ट्रांसलेट किया जाएगा इंडियन लैंग्वेजेस में, ठीक है। और जब वो इंडियन लैंग्वेजेस में होंगे तो हम उसको समझ सकते हैं और हमारी जो हायर एजुकेशन है उसको हम अटेन कर सकते हैं। ये मिशन का एम है। NTM aims to disseminate knowledge in all Indian languages listed in the 8th schedule of the Constitution through translation। 8th शेड्यूल में जो भी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, उन लैंग्वेजेस में सारी जो नॉलेज है उसको ट्रांसलेट किया जिससे कि हम उस नॉलेज को पा सकें। A combination of efforts is made to orient translators, encourage publishers to publish translations, maintain databases of published translations from, into and between Indian languages, and to become a clearing house of information on translation to establish translation as an industry in India। ठीक है। अब कोई भी चीज़ है, कोई भी बुक है, कोई भी टेक्स्ट है, उसको आप ट्रांसलेट करोगे तो बहुत सारे लोगों की मेहनत लगती है, तब जाकर वो काम पूरा होता है, ठीक है। ओरिएंट ट्रांसलेटर की ज़रूरत होगी, ठीक है, जिसको दोनों लैंग्वेज आती हो वही ट्रांसलेट कर सकता है। पब्लिशर्स को एनकरेज किया जाएगा कि वो ट्रांसलेशन के जो वर्क हैं उसको पब्लिश कर सकें, ठीक है। डेटाबेस पूरे मेंटेन किया जाएगा, जिससे ट्रांसलेशन जो पब्लिश हो चुके हैं वो रखे जाएँ, उनका कुछ डेटा रहे कि हाँ ये पब्लिश हो चुके हैं, ये ट्रांसलेट हो चुका है, ठीक है। तो एक पूरा बहुत सारे लोगों का मेहनत लगेगी इसमें। ट्रांसलेशन एक इंडस्ट्री की तरह काम आएगा यहाँ पर। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू फैसिलिटेट द मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंग्वेजेस बाय डेवलपिंग न्यू टर्मिनोलॉजीज एंड डिस्कोर्स स्टाइल्स थ्रू ट्रांसलेशन। और इसी के साथ में कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे हमें जो एंशिएंट इंडिया या फिर किसी और लैंग्वेज में यूज़ होते थे, जो अब यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो इस टाइम पर जो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं हम वो यूज़ करेंगे उनकी जगह पर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मॉडर्नाइजेशन होगा किसी भी लैंग्वेज का। नॉलेज टेक्स्ट ट्रांसलेशन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द गोल ऑफ इस्टेब्लिशिंग ट्रांसलेशन एज एन इंडस्ट्री। ट्रांसलेशन को इंडस्ट्री बनाने के लिए पहला काम क्या है कि जो नॉलेज टेक्स्ट है उसको ट्रांसलेट किया जाए। All textual materials meant for the dissemination of knowledge constitute the corpus of knowledge text for NPM। ठीक है, जितने टेक्सचुअल मटेरियल हैं उन सब से क्या होगा, मतलब मेन एम क्या है कि जो लोग हैं जिनको वो लैंग्वेज समझ में नहीं आ पा रही है, इस वजह से वो उस जो आपकी नॉलेज है उसको अटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे भी करके उसको हमें क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। और जो जिस नॉलेज से हम दूर थे अब वो नॉलेज हम सबको पहुंचा दें, ये एम है, ठीक है। एट प्रेजेंट ट्रांसलेशन हो रहा है हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो मटेरियल है उसका 22 इंडियन लैंग्वेजेस में, ठीक है। बस इतना याद रखना है, बहुत नहीं ध्यान में रखना है, ठीक है। इससे क्वेश्चन तो ज़्यादा बनते नहीं है, बस इतना याद रखना कि इसको ये जो मिशन है इसका क्या गोल है, कौन सी लैंग्वेजेस में हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, दैट्स इट। क्या ऑब्जेक्टिव है इसके, सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग ऑफ ट्रांसलेटर। जो ट्रांसलेटर हैं उनको हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। डेटाबेस को मेंटेन करेंगे, शॉर्ट टर्म ओरिएंटल कोर्सेज लेकर आएंगे, ठीक है। प्रमोशन ऑफ मशीन एडेड ट्रांसलेशन, मशीन की हेल्प से हम ट्रांसलेशन को करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसलेशन टूल्स, कैसे ट्रांसलेट किया जाए इसके लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत होगी, कुछ डिक्शनरीज की ज़रूरत होगी, उनको डेवलप करेंगे। ऑफर फेलोशिप्स एंड ग्रांट्स फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड ट्रांसलेशन रिलेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाएंगे हम, बहुत सारी स्कीम चलाएंगे जिससे कि ट्रांसलेशन जो है उसको मोटिवेशन मिले,
प्रमोट विजिबिलिटी टू ट्रांसलेटर्स एंड ट्रांसलेशन एक्टिविटीज़ बाय ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स, ठीक है। बुक लॉन्चेस का इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ट्रांसलेशन के इवेंट्स लगा सकते हैं, एग्जीबिशन, मतलब क्या है कि ट्रांसलेशन जो है उसको और ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करेंगे कि वो ट्रांसलेशन करें। नेक्स्ट इनिशिएटिव है हमारा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इंडेक्स। ये क्या होता है? इस इंडेक्स में देखा जाता है कि दो लोग जो हैं, किसी पॉपुलेशन है उसमें से दो लोग रैंडमली हम चूज़ करेंगे, फिर देखेंगे कि उनकी मदर टंग जो है कितनी डिफरेंट है, ठीक है। रेंज कहाँ से देखेंगे कि 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। 0 में क्या देखते हैं कि जो लोग हैं सबकी एक ही मदर टंग है। 1 में क्या देखते हैं कि जो लोग हैं उनकी किसी के भी सेम मदर टंग नहीं है, ठीक है। ये मेजर क्या करता है कि टाइम जैसे जैसे बीत रहा है, टाइम बदल रहा है, तो उसके साथ में लोग जो हैं वो डाइवर्सिटी कितनी आ रही है, लोग जो हैं अपनी लैंग्वेज में डाइवर्सिटी आ रही है, वो इसमें देखा जाता है। द कंप्यूटेशन ऑफ डाइवर्सिटी इंडेक्स इज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ ईच लैंग्वेज एज ए प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। पूरी पॉपुलेशन में एक लैंग्वेज की कितनी पॉपुलेशन है, इससे हम एक रेशियो निकालते हैं। द इंडेक्स कैन नॉट फुली अकाउंट फॉर द विटैलिटी ऑफ लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, वो हम यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं। ऑल्सो द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ लैंग्वेज एंड अ डायलैक्ट इज फ्लूइड एंड ऑफन पॉलिटिकल। अ ग्रेट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस आर कंसिडर्ड टू बी डायलेक्ट्स ऑफ अनदर, मतलब क्या है कि कोई एक लैंग्वेज है उसको अलग अलग तरीके से लोग बोल रहे हैं, तो कोई लोग बोलता है ये अलग लैंग्वेज हो गई है, कोई लोग बोलता है उसी लैंग्वेज का अलग डायलेक्ट है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा क्या चलता है, आपस में बहुत झगड़ा चलता रहता है, पॉलिटिकल इशू बन जाते हैं। अब बात करते हैं लिंगुआ फ्रैंका क्या होता है। लिंगुआ फ्रैंका जिसको हम बोलते हैं ब्रिज लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज, ट्रेड लैंग्वेज, ठीक है। ये क्या है, वो लैंग्वेज है या फिर वो डायलेक्ट है जो कि कम्युनिकेशन, दो पर्सन जो कि जिनकी एक लैंग्वेज नहीं है, सेम लैंग्वेज बिलोंग नहीं करती है दोनों के, तो वो एक लैंग्वेज नहीं निकाली जाती है जिससे कि वो कम्युनिकेशन हो सके। मान लो एक लोग हैं वो बिहार से मतलब बिलोंग करते हैं, ठीक है, बिहार की लैंग्वेज बोल रहे हैं, ठीक है। एक लोग हैं वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हरियाणा वाली लैंग्वेज बोल रहे हैं, ठीक। अब दोनों एक दूसरे की भाषा को समझ नहीं पा रहे हैं, फिर बंगाली समझ रहे, ठीक है, ये बंगाल के लोग हैं और एक हैं आपके मलयालम स्पीकिंग पर्सन, ठीक है। अब बंगाल वाले अपनी बंगाली बोल रहे हैं, दूसरे मलयालम में बोल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा दोनों लोगों को। तब क्या किया गया कि दोनों लोगों से कहा गया कि आप इंग्लिश सीख लो। दोनों ने इंग्लिश सीखी, अब इंग्लिश में बात हो रही है, तो ये इंग्लिश क्या हो जाएगी, लिंगुआ फ्रैंका हो जाएगी। मतलब क्या कि दो ऐसे पर्सन जिनकी अपनी अपनी अलग लैंग्वेज थी, उन्होंने तीसरी लैंग्वेज सीख ली, अब वो क्या है, दोनों सेम लैंग्वेज है दोनों के लिए, और दोनों फिर उसको आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं उस लैंग्वेज से, ठीक है। अब बात करते हैं एंशिएंट स्क्रिप्ट्स। अब स्क्रिप्ट क्या होता है, जिस तरीके से हम लिखते हैं वो हमारी स्क्रिप्ट होती है, ठीक है। बोल लिया, लेकिन हम लिखने की बारी आएगी तो स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो एंशिएंट इंडिया में कई सारी स्क्रिप्ट थी, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। स्क्रिप्ट क्या है, राइटिंग सिस्टम है, ठीक है, स्टैंडर्ड है कि जो स्पोकन लैंग्वेज जो हम बोल रहे हैं उसको कैसे लिखा जाएगा, कौन से सिंबल्स का यूज़ किया जाएगा, कौन से मार्क्स बनाए जाएंगे, वो है हमारी स्क्रिप्ट। एंशियंट इंडिया की बात करें तो दो एंशियंट स्क्रिप्ट्स हैं, ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड खड़ोस्ती स्क्रिप्ट। मोस्ट ऑफ द एंशियंट एंड मॉडर्न स्क्रिप्ट्स इन इंडिया जो हैं वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही निकल कर आए हैं, चाहे वो देवनागरी स्क्रिप्ट हो, चाहे तमिल स्क्रिप्ट हो, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, आसामीज़, ये सारी जो स्क्रिप्ट्स हैं ये ब्राह्मी से निकल कर आई हैं। इसीलिए लगता है जो ब्राह्मी है वो क्या है, मदर ऑफ ऑल स्क्रिप्ट है। हाउएवर उर्दू जो है वो अरेबिक स्क्रिप्ट से लिखी जाती है, ठीक है। अब कुछ छोटी छोटी लैंग्वेजेस हैं जैसे संथाली है, उसकी अपनी अलग ही स्क्रिप्ट है। पहली बात करते हैं इंदस स्क्रिप्ट की। इंदस स्क्रिप्ट में क्या है, सिंबल्स का यूज़ किया गया है जो कि इंदस वैली सिविलाइजेशन में यूज़ की गई थी। ये वो स्क्रिप्ट है जो आज तक पढ़ी ही नहीं पाए, कोई पढ़ नहीं पाया है इस स्क्रिप्ट को, ठीक है। मोस्ट इंस्क्रिप्शंस आर एक्सट्रीमली शॉर्ट, बहुत कम लिखा हुआ है, इसलिए हम आए हैं कि आखिर कौन से सिंबल का क्या यूज़ है यहाँ पर, इसीलिए अभी तक ये नहीं पढ़ी जा चुकी है, कोई इसको नहीं पढ़ पाया है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट इज ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ब्राह्मी जो है वो ओल्डेस्ट राइटिंग सिंबल है जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यूज़ हुआ है, सेंट्रल एशिया में भी यूज़ हुआ है, फाइनल सेंचुरीज BC में, और अर्ली सेंचुरी जो है AD की हुई थी, तब ये जो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट का काफ़ी यूज़ होता था।
ऐसा माना जाता है जो सीमेटिक स्क्रिप्ट है, इंदस स्क्रिप्ट है, वहीं से ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है निकल कर आई है। जितनी भी सर्वाइविंग इंडिक स्क्रिप्ट्स हैं साउथ ईस्ट में एशिया में, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट के से ही निकली हैं, ऐसा भी माना जाता है। बेस्ट नोन ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस कहाँ मिलती हैं? रॉक कट एडिक्ट जो हैं अशोका के, वहाँ पर माना जाता है कि वो ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस में ही लिखे गए हैं। द स्क्रिप्ट वॉज डेसिफाइड। अब इसको किसने समझा था? सबसे पहले तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप जो थे, उन्होंने ब्राह्मी स्क्रिप्ट को समझ लिया था। तभी उन्होंने बताया था कि इसमें लिखा क्या है। ब्राह्मी इज यूजुअली रिटन, कैसे लिखी जाती है? तो लेफ्ट से राइट, जो हम यूजुअली अभी भी लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? लेफ्ट से राइट। वैसे ही ब्राह्मी को भी लिखा जाता था। ये क्या है कि इसमें जो एक लेटर है वो कॉन्सोनेंट से रिप्रेजेंट होता है, वॉवल्स जो हैं वो ऑब्लिगेटरी होते हैं, ठीक है, आपस में जोड़ने के लिए कहते हैं। ठीक, कब तक भी वर्ड वॉवल से स्टार्ट नहीं हुआ है, मेन इंपॉर्टेंस कॉन्सोनेंट पर होती है। नेक्स्ट इज गुप्ता स्क्रिप्ट। गुप्ता एम्पायर से बिलोंग करती है गुप्ता स्क्रिप्ट, और संस्कृत को लिखने के लिए यूज की जाती थी गुप्ता स्क्रिप्ट। गुप्ता स्क्रिप्ट जो है वो ब्राह्मी से ही निकल कर आई है, और इसने नागरी, शारदा एंड सिद्धम स्क्रिप्ट्स को बर्थ दिया है। These scripts in turn gave rise to many of the most important scripts, जैसे कि देवनागरी यहाँ से निकल कर आई है, गुरुमुखी यहाँ से निकल कर आई है, असामीस यहाँ से, एंड बंगाली, तिब्बतन, ये सब गुप्ता स्क्रिप्ट से निकल कर आई हैं। All these descendants of Brahmi script are collectively called scripts, इनको ब्राह्मिक स्क्रिप्ट भी बोला जाता है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट इज खड़ोसी स्क्रिप्ट। खड़ोसी स्क्रिप्ट क्या है? खड़ोसी स्क्रिप्ट 3rd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी के बीच में यूज की जाती थी। कहाँ पर? गांधार में। गांधारी, प्राकृत और संस्कृत को लिखने के लिए ये खड़ोसी स्क्रिप्ट का यूज किया जाता था। ब्राह्मी के साथ में ही ये यूज की जाती थी, इसीलिए इसको जेम्स प्रिंसेप ने ही समझ पाए थे सबसे पहले। Brahmi is also an abugida. Like Brahmi, Khadosi includes a set of numerals that are similar to Roman numerals. जैसे रोमन नंबर्स हमारे होते हैं वो सब खड़ोसी में इंक्लूडेड हैं। मोस्टली ये राइट से लिखी जाती थी, उल्टा ब्राह्मी से ब्राह्मी लिखती थी लेफ्ट से राइट, और ये राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी। फिर बटेलिटू स्क्रिप्ट। द बटेलिटू अल्फ़ाबेट इज एन एबुगिडा राइटिंग सिस्टम। ओरिजिनेट कहाँ पर हुई है? ये साउथ इंडिया में तमिल ब्राह्मी से ही ये डेवलप हुई है। इसमें 3 मेन अल्फ़ाबेट सिस्टम है, 3 अल्फ़ाबेट हैं जो जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तमिल पीपल जो है वो ग्रंथी, पल्लवा अल्फ़ाबेट को इसमें लिखते थे। कदम स्क्रिप्ट, कदम जो है उसमें क्या है? एक डेडिकेटेड स्क्रिप्ट है कन्नड़ लैंग्वेज के लिए। तो अगर हम बात करें कि कन्नड़ लैंग्वेज किस स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, तो वो कदम लैंग्वेज में, कदम स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। ये भी ब्राह्मी से ही निकली हुई है, और कदम डायनेस्टी के टाइम पर ये थी, इसीलिए इसका नाम है कदम स्क्रिप्ट। नेक्स्ट स्क्रिप्ट इज ग्रंथ स्क्रिप्ट। ग्रंथ स्क्रिप्ट जो है वो 6th सेंचुरी से 20वीं सेंचुरी जो थी तब तक ये यूज़ की गई थी। वो भी तमिल स्पीकर जो साउथ इंडिया में हैं उन्होंने इसको यूज़ किया था। संस्कृत और क्लासिकल लैंग्वेजेस जो है मनी प्रबलम, उसको लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर वैदिक स्कूल्स में ही इसका यूज़ होता है। इट इज़ ए ब्राह्मिक स्क्रिप्ट। ब्राह्मिक स्क्रिप्ट से ही ये निकल कर आई है तमिलनाडु में। मलयालम स्क्रिप्ट जो है डायरेक्ट इसी से निकल कर आई है, ऐसा होता है। फिर है शरद स्क्रिप्ट। शरद स्क्रिप्ट जो है एविगीडा राइटिंग सिस्टम है ब्राह्मिक फैमिली का। ये 8th सेंचुरी में डेवलप हुआ है। संस्कृत और कश्मीरी लिखने के लिए शरद स्क्रिप्ट का यूज़ होता है। ओरिजिनली मोर वाइड स्प्रेड, इट्स यूज बिकेम लेटर रिस्ट्रिक्टेड टू कश्मीर। ठीक है, अभी जो कश्मीरी पंडित इसका यूज़ करते हैं, वरना इसका ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। नेक्स्ट इज गुरुमुखी स्क्रिप्ट। गुरुमुखी शरद स्क्रिप्ट से ही निकल कर आई है। 16th सेंचुरी में गुरु अंगद ने इसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म दी थी। होल ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब है वो इसी लैंग्वेज में, इसी स्क्रिप्ट में लिखी गई है। देवनागरी स्क्रिप्ट। देवनागरी लेफ्ट से राइट लिखी जाती है। इंडिया और नेपाल में ज़्यादा यूज़ होता है। 120 लैंग्वेजेस हैं लगभग जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती हैं। हिंदी, मराठी, नेपाली, पाली, कोंकणी, बोडो, असक्टा, ये सब इसी स्क्रिप्ट में लिखी जाती हैं। इसीलिए है कि जो
मोस्ट वाइड स्प्रेड यूज़ है किसी स्क्रिप्ट का तो वो इसी का है। नेक्स्ट इज मोदी स्क्रिप्ट। मोदी क्या है? मोदी स्क्रिप्ट जो है वो मराठी लैंग्वेज को लिखने के लिए यूज़ की जाती है। मोदी एक ऑफिशियल स्क्रिप्ट थी जो मराठी को लिखने के लिए यूज़ की जाती थी जब तक 20वीं सेंचुरी नहीं आई। ठीक है, 20वीं सेंचुरी में बलबोध स्टाइल आ गया था देवनागरी स्क्रिप्ट का, जो स्टैंडर्ड राइटिंग सिस्टम बन गया मराठी का। पहले ये मराठी को लिखने के लिए यूज़ की जाती थी, लेकिन उर्दू, कन्नड़, गुजराती, हिंदी, तमिल भी इस स्क्रिप्ट में लिखी जा सकती हैं। नेक्स्ट इज उर्दू स्क्रिप्ट। उर्दू अल्फ़ाबेट जो है वो राइट से लेफ्ट लिखा जाता है, उर्दू लैंग्वेज लिखने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, पर्शियन अल्फ़ाबेट से ये लिया गया है और पर्शिया में भी अरेबिक अल्फ़ाबेट से लिया गया है। इसका ओरिजिन 13वीं सेंचुरी में होता है। ठीक है, नास्तालिक स्टाइल जो है पर्सो अरेबिक स्क्रिप्ट का, उससे ये रिलेटेड है। उर्दू स्क्रिप्ट जो है उसको अगर हम एक्सटेंडेड फॉर्म देखें तो शाहमुखी स्क्रिप्ट भी बोलते हैं, और दूसरी भी इंडो आर्यन लैंग्वेजेस हैं जैसे कि पंजाबी, वो भी इस स्क्रिप्ट में हम लिख सकते हैं। इसीलिए हमने देखा कि जो इंडियन लिटरेरी स्टाइल्स हैं वो उसमें कई सारे चेंजेस हुए हैं टाइम टू टाइम। बुद्धिज़्म जैसे स्प्रेड हुआ, इंडिया से दूसरी कंट्रीज़ में गया, तो उसके साथ में उसकी स्क्रिप्ट भी कहीं ना कहीं उसको इन्फ्लुएंस किया है। श्रीलंका में अलग स्क्रिप्ट, तिब्बत में अलग, साउथ ईस्ट एशिया में अलग, तो इससे भी कई सारे चेंजेस आए हैं। एंड इंडियन राइटिंग ट्रेडिशन हैज़ ऑल्सो बीन चेंज। इस्लाम जब इंडिया में आए तो राइटिंग ट्रेडिशन जो थे वो बदल गए। ठीक है, however it remains to be seen how the scripts and languages of the country survive। लेकिन अभी हमारी इतनी पुरानी स्क्रिप्ट थी वो अभी भी सर्वाइव करती हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। इसी के साथ में हमारा ये जो चैप्टर था लैंग्वेजेस का, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड हमें लगता है, जिसमें बहुत कुछ याद करना पड़ता है, वो फाइनली हमने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। टिल देन कीप योर नॉलेज एज हंटिंग ऑन।